नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि लोकतंत्र के अंदर वोटर सबसे बड़ी ताकत है और इस वोटर की सबसे बड़ी ताकत है बैलेट। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक ऐसा राज्य भी है जहां बैलेट से जब विकास की दिशा तय होनी होती है तो वहां पर कुछ लोग बुलेट की भी बात करते हैं, यानी बैलेट और बुलेट के इसी टकराव में वहां के आम नागरिक की जिंदगी कहीं ना कहीं खतरे में रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। कश्मीर के अंदर आज 2 लोगों की हत्या कर दी गई। उन पर एक तरह से नाराजगी यह थी कि वो चुनाव में हिस्सा लेने की बात कर रहे थे, उस चुनाव में लेने की हिस्सा बात कर रहे थे जिसमें वहां के विकास की दिशा तय होनी थी। और चुनाव 2 दिन बाद होने हैं। 2 दिन पहले 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई ताकि बैलेट के बजाय बुलेट का साम्राज्य स्थापित हो सके और सूबे को यह मैसेज दिया जा सके कि बैलेट में नहीं, बुलेट से बात होगी। और इसी टकराव में वहां पर जिंदगी एक तरह से खतरों का एक खेल बन गई है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये तमाम चीजें 35A को लेकर हुई और 35A के विरोध में कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। उन राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया जो कई बार सत्ता में रहे, कई बार सरकार में रहे, और अभी भी अगर आप बात करें केंद्र से उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन अब वो उसी 35A पर विरोध कर रहे हैं जिसके लिए वो कभी खामोश भी रहे थे। यानी बैलेट और बुलेट के इस टकराव के बीच में आम नागरिक पिस रहा है, जिंदगियां खतरे में है और तमाम तरह की वो बातें हो रही हैं जो लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरे की बात है। लेकिन अगर आवाम के जज्बात की बात करें तो उस पर भी बात करेंगे। आज हम इसी विषय पर आज हम एक डिबेट लेकर हाजिर हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सच क्या है। यानी यही सच है में आज बैलेट और बुलेट के बीच फंसी जिंदगियों पर बात होगी। एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि आखिर खबर क्या है। जम्मू कश्मीर में पंचायत और निगम चुनाव से पहले आतंकियों का तांडव। चुनाव में हिस्सा लेने वालों को कश्मीर में आतंकी पहले हड़काते हैं और फिर नहीं मानने पर मार देते हैं। ताजा मामला श्रीनगर से आया है, जहां बेखौफ आतंकियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। इस हमले में एनसी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जबकि एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना श्रीनगर मोहल्ले की है, जहां इस संकरी गली में हमलावरों ने खुलेआम फायरिंग करते हुए निहत्थे कार्यकर्ताओं को अपना निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में नजीर अहमद भट्ट, मुश्ताक अहमद वानी की मौत हो गई, जबकि शकील अहमद घायल हो गए। They are having some political background है कुछ, so we will check. किसी की डेथ हुई है सर? As of now हमारे पास रिपोर्ट्स है कि 2 persons have died. उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा की। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने इस हमले पर बोलते हुए कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए और जवान इस पर काम भी कर रहे हैं। देखिए, ये आज की पहली घटना नहीं है, लेकिन ये घटना ना हो इसके लिए हम कोशिश करते हैं और वहां के जवान हैं, वहां के बल है, काम कर रहे हैं उस पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने राज्य में होने वाले नगर पालिका और पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है। घाटी में नगर निकाय चुनाव से पहले कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को पुलिस ने लोगों को चुनाव में भाग न लेने के लिए धमका रहे आतंकियों को गिरफ्तार किया था। 2 कार्यकर्ताओं की हत्या पर रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि ऑपरेशन ऑल आउट को सख्ती से न सिर्फ लागू करने की जरूरत है, बल्कि सीमा पार आतंकियों के लंच पैड को भी ध्वस्त करना जरूरी है। पाकिस्तान बाज नहीं आएगा जब तक हम जबरदस्त कार्रवाई नहीं करेंगे। 2 कार्रवाइयां करने की आवश्यकता है। एक तो ऑपरेशन ऑल आउट को और मजबूती से कैरी ऑन किया जाए। दूसरा, जो हुर्रियत है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, हुर्रियत को भी लगाम लगाने की बड़ी आवश्यकता है। और तीसरा जो है, लॉन्च पैड्स के ऊपर टेररिस्ट बैठे हुए हैं, उनका खात्मा करना भी बड़ा जरूरी है। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव 8 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। इससे पहले लगातार आतंकी कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।
और चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने वालों को डरा रहे हैं। बावजूद इसके कश्मीर में लोग स्थानीय चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर आतंकियों के डर से नामांकन नहीं कराना भी चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। और सच ये भी है कि गोली जब चलती है, चाहे आम आदमी मरे, चाहे किसी भी तरह की बात हो, गोली अगर आतंकवादी की तरफ से चलती है तो भी, और अगर गोली सुरक्षा बलों की तरफ से चलती है तो भी, कश्मीर का अवाम ही इफेक्टेड होता है, उसी की जिंदगी खतरे में पड़ती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब क्या है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, पहले आपका तारुफ करा देता हूं। अनुज आत्रे जी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनुज आत्रे जी आपका। नजीर अहमद यत्तू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीडीपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। श्रीनगर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत खैर मकदम है नजीर साहब आपका। हमारे साथ जीएम शाहीन साहब मौजूद हैं, जेडीयू के नेता हैं, वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शाहीन साहब बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। श्रीनगर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सनम एजाज साहब मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं और श्रीनगर के हेड हैं। श्रीनगर स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मकदम है आपका एजाज साहब। उसके अलावा हमारे साथ सैयद जुनैद हाशमी हैं, जम्मू स्टूडियो से मौजूद हैं। सैयद जुनैद हाशमी का बहुत बहुत खैर मकदम है, न्यूज पॉइंट के एडिटर हैं और पैनल का मैंने आपसे तारुफ कराया। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं नजीर अहमद साहब। नजीर साहब, अभी आपकी सरकार थी, अभी तमाम चीजें हुई हैं, क्या लगता है ये जो विरोध है इसका क्या कारण है और क्यों आपको लगता है इसका विरोध है? हालांकि आज की घटना पे मैं बाद में सनम साहब के पास चलूंगा। नजीर साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी नजीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है तो मुझे आज जी। हाँ जी नजीर साहब, अभी आपकी सरकार रही है, हुकूमत रही है, अभी आप बीजेपी के ताउन से आपने वहां पर सरकार चलाई है। अब एक तरह से आपने कहा कि इन इलेक्शंस का बॉयकॉट होना चाहिए 35A के फेवर में। आपने 3 साल तक इसके फेवर में कोई स्टैंड नहीं लिया। देखिए, अगर आप कहेंगे कि हमने 3 साल में इसके हक में कोई फेवर नहीं किया है, आप बखुद वाकिफ है कि हमने 35A के खिलाफ बाज़ाब्ते तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया, हमारे वकील ने, हमारी पार्टी ने। नंबर 2, ये आज पार्टी का मसला नहीं है, मसला जम्मू कश्मीर का है। अगर ये डिस्प्यूट है, सिर्फ लाल किले पर कहने से मसला हल नहीं होगा। अगर हम देखा जाएगा कि 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई, क्या मुसलमानों ने उसमें कुछ उसमें हिस्सा नहीं लिया है? हम ये बात जरूर मानते हैं कि यहाँ की जो आजकल के जो हालात है जम्मू कश्मीर में, हम कश्मीर में ही नहीं कह सकते, जम्मू कश्मीर में जो हालात है, लद्दाख में जो हालात है, खासकर कश्मीर में जो हालात है, इसके जिम्मेवार कौन है? यहाँ के लोगों को गले लगाने की जरूरत है। हमारी पार्टी ने, पीडीपी ने, हमारी पहले मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी से हाथ मिलाया, क्योंकि बीजेपी का जम्मू से मंडेट था, कश्मीर में पीडीपी को मंडेट था। वो दोनों को एक ट्रस्ट डिफिसिट जो था मरकज का हमारे साथ, वो इसको मिलाना चाहता था कि लोगों को यहाँ कोई बात बनी। लेकिन बदकिस्मती से अगर देखा जाएगा कि मरकज में आज तक ठीक है नजीर साहब, मैं पहले सबसे पहले मैं आपसे मोहब्बत से नहीं अपनाया है, जबकि जी हमेशा ये कहा गया। जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ सनम एजाज साहब जुड़ गए। सनम एजाज साहब श्रीनगर से। एजाज भाई, ये जो आज की घटना है ये क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए अभी तक प्राइमा फेसिया क्या नजर आ रहा है, पुलिस का क्या कहना है, हत्याओं के पीछे क्या कारण है, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। खालिद भाई, अभी तक पुलिस का इस पर ऑब्जर्वेशन नहीं आया है, लेकिन अंदाजा है और जिस तरह पिछले कई दिनों से यहाँ पे साउथ कश्मीर के एक इलाके में एक जो कैंडिडेट था बीजेपी का, उसकी फसल भी जलाई गई थी। कल श्रीनगर इस इलाके में एक कैंडिडेट के घर पे ग्रेनेड भी दागा गया था। तो ये सब कुछ जो है ये चुनावों के साथ था। और जिस यहाँ पे अलग ने बाइकआउट किया है, पीडीपी ने बाइकआउट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकआउट किया है और मिलिटेंट ने धमकी दे रखी है कि जो भी इसमें हिस्सा लेगा उसकी खैर होगी। तो ये बिल्कुल उसी के साथ जोड़ के हम देख रहे हैं, कश्मीर के सब इसको उसी के साथ जोड़ के देख रहे हैं। कहीं न कहीं आज की जो किलिंग्स हैं, जिसमें 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता बड़े लोग जो है वो मारे गए हैं, वो जाहिर सी बात है चुनाव में उनका कहीं न कहीं चुनाव के साथ जोड़ के उसको देखा जा रहा है। खालिद भाई, लेकिन एजाज,
सवाल यह है कि आज जो हम बात कर रहे हैं बैलेट और बुलेट का टकराव नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि बैलेट और बुलेट का टकराव है या आपको किस तरह से नजर आ रहा है? मैं बार बार उसी पे जाना चाहता हूं। खालिद भाई देखिए, कल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कल की बात है, वो खुद बताते हैं हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। माजी पर था उन्होंने कहा कि गलतियां हुई हैं और ये उन्हीं गलतियों का खमियाजा है जो आज की जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है। आज मुझे भुगतना पड़ रहा है, मेरे बच्चे को भुगतना पड़ रहा है, कश्मीर में रहने वाले हर उस शख्स को भुगतना पड़ रहा है जो ये सब गलतियां जो हैं, ये गलती जो सबसे इंडियन में उनका लेख आया है, उनका इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में बताते हैं गलतियां। और पहली बार किसी पॉलिटिकल फिगर ने ये माना है और जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस वक्त उन्होंने माना है गलतियां हुई और गलतियां आज ही नहीं हुई है, गलतियां 1947 से हुई है। कश्मीरी ने जब हिंदुस्तान के साथ इलाज किया था, ना कश्मीरियों की उनके साथ मजहब मिलता था हिंदुस्तान के साथ, न पानी मिलता था, न रंग मिलता था, न शक्ल मिलती थी, लेकिन कश्मीरी ने इलाज जमहूरियत के साथ किया था। उन्हें लगा था कि हिंदुस्तान में जमहूरियत होगी, उस जमहूरियत को पनपते कश्मीरी भी देखना चाहता था। लेकिन उसके बाद कश्मीर में जमहूरियत मुल्क में है, लेकिन कश्मीरी का मानना यही है कि जब बानिहाल क्रॉस करते हैं तो जमहूरियत का जनाजा उठता है और उस जमहूरियत के जनाजे का खामियाजा कश्मीरी को आए रोज कफन उठाने के साथ जो देखता है कश्मीरी उसको। ठीक है, सैयद जुनैद हाशमी ये कह रहे हैं कि हमने जमहूरियत के साथ वहां पर कश्मीरी ने एक हाथ मिलाया था, लेकिन अगर देखें सवाल यह है कि ये बैलेट और बुलेट का टकराव है या कुछ और है, इसके पीछे कोई लंबी कहानी है या फिलहाल इन्हीं चुनाव से देखा जाए इसको, कैसे आप देखते हैं? सब जहां तक इन्होंने कहा कि जमहूरियत के जनाजे की बात करी है, तो 1947 से लेकर 2018 तक अगर मैं इतिहास उठा के देखता हूं तो जम्मू कश्मीर का जो अपना संविधान है, जिस संविधान को सर्वसम्मति के साथ पारित किया गया था, उस संविधान के अंदर जितने भी संशोधन हुए, हर संशोधन पर मोहर लगाने वाला व्यक्ति कश्मीर घाटी का ही रहने वाला था, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद थे या उसके बाद जो मुख्यमंत्री आते रहे। और उसके बाद अगर 1975 में कोई एक व्यक्ति 22 साल रायशुमारी की बात करता रहा और 22 साल रायशुमारी चिल्लाने के बाद 75 में आकर किसी व्यक्ति ने अगर ये कहा ये सब आवारगी थी, ये सब आवारगी थी, ये ठीक नहीं था, और उस व्यक्ति को जब ये भी चेताया गया, साफ तौर पे उसको बताया गया, उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि वक्त की सुइयां, घड़ी की सुइयां वापस नहीं जा सकती, उसके बावजूद उन्होंने सत्ता संभाली। सत्ता संभालने के बाद सत्ता का सुख भोगा 6 साल। 6 साल के बाद वो निकल गए, उनके पुत्र आ गए, उसके बाद उनके खानदान में सत्ता आ गई। खालिद भाई मैं जुनैद को जरा बताना चाहूंगा थोड़ा सा। जुनैद आप जरा हिस्ट्री देखिएगा। ठीक है जुनैद, खालिद जी मैं जरा जुनैद को ये बताना। ठीक है जुनैद साहब, ये कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, जी बताएं। बिल्कुल, जुनैद हर बार कहते हैं कश्मीरियों ने किया। 1947 के बाद जब यहाँ शेख महमूद अब्दुल्ला वजीर आजम बने यहाँ के, तो नई दिल्ली में शेख महमूद अब्दुल्ला को जेल भर के बख्शी गुलाम अहमद को यहाँ का सत्ता दिया। जब बख्शी गुलाम अहमद ने नहीं माना तो साबिक को सत्ता दे दिया, और उसके बाद जब उसने नहीं माना तो मीर कासिम को दिया। ये सत्ता जो कश्मीर का बदला, बार बार बदला, इससे और ज्यादा जमहूरियत, कश्मीर की जमहूरियत का क्या जनाजा होगा। शेख महमूद अब्दुल्ला यानी आपको लगता है, एजाज आपको लगता है कि जिसने नहीं मानी उसको बदलते रहे, ऐसा आपका आरोप है? मैं बिल्कुल आज के चुनाव की बात करूं, कश्मीर का कोई भी बंदा इन चुनावों के साथ नहीं है। ठीक है सनम आएंगे आपके पास, सनम आपके पास आएंगे, आपका बिल्कुल जो मौकिफ है वो भी रखेंगे, आपका स्टैंड भी सुनेंगे। जुनैद साहब आप थोड़ा सा कंप्लीट कर ले, फिर मैं शाहीन साहब के पास चलना चाहूंगा। मैं ये कह रहा था उसके बाद अगर आज जो घाटी के अंदर हालात बने हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 वर्कर, मैं उनकी हत्या नहीं कहूंगा, दोनों को कहूंगा शहीद हुए, उनकी शहादत के बाद हुर्रियत के नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया। उनकी शहादत के बाद कश्मीर घाटी के जो और बड़े बड़े नेता हैं उनका कोई जवाब नहीं आया। हमने ट्विटर पर किसी हुर्रियत के नेता को ट्वीट करते हुए नहीं देखा। हमने कश्मीर घाटी के अंदर जो खुद को सिविल सोसाइटी कहते हैं उस सिविल सोसाइटी को इस पर बात करते हुए नहीं देखा। लेकिन लगभग किसी जुनैद साहब ये बात करते हुए नहीं देखा कि जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अगर निर्मम हत्या आतंकवादियों ने की है, इसके बावजूद अगर कश्मीर घाटी की सिविल सोसाइटी इन आतंकवादियों का समर्थन करती है तो ये दुखद है।
और दुखद के साथ ठीक है, अफसोसनाक है। ठीक है शाहीन साहब, आपका रिएक्शन इस पे क्या है? आप अगर जैसा वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ एक शहादत को भी डिफाइन कर दिया गया है, अगर उधर से कोई जो अलगाववादी का अगर हत्या होती है या मौत होती है तो एक भीड़ सामने आती है, उसके ऊपर आपका रिएक्शन आता है, आपके यहां से रिएक्शन आता है, जिस भी तरीके से आता हो, कहीं से भी आता हो, लेकिन यहां पर रिएक्शन कहीं नहीं है। कारण क्या कारण है? क्या हत्याओं को भी, अगर मौत, जिंदगियों को भी दो खेमों में बांट दिया गया है? आज साहब, आपके जुनेद साहब के पास पहले इन्फॉर्मेशन कम है, क्योंकि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने आज दिन में ट्वीट किया था, वो दिन में कंडक्ट किया था, और बाकी भी काफी पार्टियों ने कंडक्ट किया है जो आज भी क्लियर हुई। साथ में आपके साथी ने अभी कहा था, जो बीजेपी के हमारे यहाँ पर बैठे हैं, हमने ये कहा कि हमने लोगों को गले लगाने की कोशिश की, बड़े वो किया, ये किया, जो भी 4 साल का या 3 साल का जो अरसा इनका जो मैंडेट जो इनको मिला था वो बीजेपी को दूर रखने के लिए मिला था, वो बीजेपी को यहां लाने का मतलब नहीं था। आज तक जो हम कहें कि कश्मीर की हिस्ट्री में अगर आप बुरहानवानी की बात करते हो तो हजारों बुरहानवानी या कश्मीर आए, ये कोई नई बात नहीं है। 1990 से लेकर यहां पर अकबर भाई भी आया, जवाहर भाई भी आया और सतार भाई भी आया, लेकिन बुरहानवानी उतना मामला क्यों हुआ ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। जो नाराजगियां लोगों के अंदर थी, जो एक लावा लोगों के अंदर जो गुस्सा था, वो गम और गुस्सा। शाहीन साहब मुझे थोड़ा सा आपके शाहीन साहब इस बात से वापस आ रहा हूं। नहीं, मैं इस बात में थोड़ा सा अमेंड करना चाहता हूं। हम जानते हैं, आप जानते हैं, वो जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है। हमारे जानने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये बताएं कि क्यों आया? देखिए, आप जो ये बता रहे हैं सब चीजें जो आप सवाल हमसे कर रहे हैं, ये जो साथ में आपके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं यही बता रहा हूं जम्मू कश्मीर के जो मामलात है वो पिछले 3 सालों से इतने तबाही के देखिए 1996 में भी 95 में भी यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से दूर बैठी थी, तब पीडीपी का वजूद नहीं था, और 1996 के असेंबली इलेक्शन भी हुए थे और उसमें लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आज दूर रह रही है इलेक्शन से, ये पता है इन लोगों को कि पब्लिक के सामने नहीं जा पाएंगे ये लोग, और इलेक्शन में जाएंगे तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्टीमेटली क्या इलाज है रियासत जम्मू कश्मीर का? ये जो इतना कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है जम्मू कश्मीर, इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल रास्ता तो करना पड़ेगा। और यही पंचायत का इलेक्शन, अभी इन्हें 35A और 370 को जोड़ा इलेक्शन के साथ। 35 और 370 का जो मामला था, सरकार इनकी थी, मिनिस्टर इनके थे, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की थर्ड नोटिस को रिप्लाई क्यों नहीं किया? एक तो उसका रिप्लाई नहीं किया, और उसके बाद उस वक्त ये किसका काम था डिफेंड करना? आपको सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि मामला क्या। बार बार 35A, बार बार 370 को हर एक चीज के साथ छोड़ेंगे। अब आप लोगों के सामने जा नहीं पा रहे और आप कहते हैं कि साहब हम यानी जो हमने शाहीन साहब जो हमने सुन लीजिए खालिद साहब, मैं सिर्फ एक लाइन पूछना चाह रहा हूं, एक लाइन आप लोग आपसे एक लाइन पूछना चाह रहा हूं। जो हमने ओपनिंग लाइन ली थी, जो हमने नजीर साहब से पूछा था, आप उसका उस स्टैंड को, हमारे उस सवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमने भी यही पूछा था कि आप 3 साल सरकार में रहे थे। मैं मेरी बात सुन लीजिए जी, सुनाइए। बता रहा हूं। हाँ। ये लोग जो सरकार में बैठे, इनकी बदौलत मैं बीजेपी का तरफदारी नहीं करता। भाजपा के भी यहां पर जो उनके मामला रहे बहुत गलत रहे, जिससे लोगों में एंगर बढ़ा। आज मामला जो है साउथ कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर है। आज सही बात आपने बोली कि कंटेंट्स नहीं मिल रहे हैं कि वहां पर फॉर्म भरने के लिए, और ये चीज हमें फेस करना पड़ रहा है। देखिए, जहां तक आप इस चुनाव को लेते हैं, इस चुनाव की बात करते हैं, इस चुनाव का मतलब क्या है? इस चुनाव का मतलब ये तो नहीं कि हमने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, ये तो आपके मामला को हल करने वाला चुनाव है। लेकिन अल्टीमेटली लोगों में जो गुस्सा है, एंगर है, ये उन्हीं पार्टियों की वजह से है जो आज चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ठीक है, जो गलत इंफॉर्मेशन दिल्ली में बता रही है कि आप देखिए, तो आप जब से ये सरकार बनी तब से लेकर, ठीक है शाहीन साहब, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, यही बात आपके पास आऊंगा। अभी बहुत वक्त है, अभी शाहीन साहब बहुत वक्त है। अभी आता हूं आपके पास आत्रे साहब, आप दिल्ली में बैठे हैं। 35A की शुरुआत अगर बात करें आपके जमाने से हुई, 1954 में लागू हुआ, और आपकी सरकार थी 1952 में ये हुआ। आज आप ये देखें, एक ऐसी चीज जो आज तक चली आ रही है, की आती है, पैलेस्टो की नहीं आती। हाँ जी, आत्रे साहब क्या स्टैंड है आपका? देखिए, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हाँ, आजाद जी, मेरा ये मानना है कि जब तक वहां पर हालात अभी सामान्य नहीं हो जाते और वर्तमान परिस्थितियों में हमको वहां की परिस्थितियां देखते हुए ही कोई ना कोई बात छेड़ना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उद्देश्य और मूल मंत्र यही रहा है कि हर मुद्दे पर राजनीति करो, जनता जाए भाड़ में।
चाहे आपस में लोग लड़े मरे, लोगों में विष घोलो, जहर घोलो, लोगों को बांटो और राज करो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है। उसी के तहत ये मुद्दा उछाला गया है दोबारा से, चुनाव की दृष्टि से देखते हुए उछाला गया है। हमने देखा है किस प्रकार से ये जो भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने किस प्रकार से 3.5 साल जो पीडीपी के साथ वहां सरकार चला करके कश्मीर के हालात बद से बदतर कर दिए। अगर ये थोड़ा सा भी अगर सत्ता के लोलुप ना होते, सत्ता के लालची ना होते, तो जम्मू कश्मीर के हालात आज थोड़े से सुधर। सत्ता के लालच में तो शुरुआत आपने की थी, बहुत से मसले ऐसे जो आपके शुरू किए हुए आज तक खत्म ही नहीं हो पा रहे। देखिए मैं सत्ता का लालच आप हमें, ऐसा आप पे आरोप है, सत्ता का लालच आप हमें नहीं कह सकते। कांग्रेस ने हमेशा सत्ता के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम लोग सत्ता के पीछे कभी नहीं भागे हैं। सत्ता से जनता का हित हमने सर्वोपरि रख करके, अगर जनता ने हमको स्पष्ट मैंडेट दी है तो सत्ता में आए, वरना हमने जो तोड़फोड़ की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, हमने विपरीत आइडियोलॉजी के लोगों के साथ नहीं सत्ता में गठबंधन किया। जो महबूबा मुफ्ती और पीडीपी जिन लोगों के साथ इन्होंने चुनाव। आता हूं जुनैद साहब, मैं आपके पास। नजीर साहब, आपके पास मैं आना चाहता हूं। जो पहला सवाल था, आप सरकार में रहे 3 साल, आप बिल्कुल खामोश रहे, उससे पहले भी आप सरकार में रहे। 35A को लेकर इतना एग्रेशन आप में कभी ऐसा नहीं दिखाई दिया जो अभी जुनैद साहब ने भी कहा, और शाहीन साहब भी कह रहे हैं। क्या आपका स्टैंड है? जब आप सत्ता से बाहर होते हैं आपकी बोली कुछ और होती है, जब आप सत्ता में होते हो तो आपकी जबान कुछ और होती है। ये कौन सा स्टैंड है आपका, नजीर साहब? चाहे वो 2005 था जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बतौर चीफ मिनिस्टर आए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। सवाल वही है हमारा, आपकी जबान सत्ता में रहते हुए जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपकी जबान कुछ और। हाँ, ठीक है, मेरी बात सुनिए, आराम से सुनिए, गुस्सा कुछ नहीं कीजिए। जब से हमारी पार्टी बनी है वहां से आज तक हमारा स्टैंड एक ही रहा है, मुफ्ती साहब का स्टैंड एक ही रहा है, न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी मेरी से, नंबर 1। और जो हमारा सेनेट रूल है उसमें बाकायदा तौर पर लिखा है कि हमें क्या चाहिए, एक दरमियानी रास्ता इख्तियार कीजिए। हमने बार बार मरकज से रजू किया है, हमने बार बार हिंदुस्तान से यही कहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये ऑटो टंग है, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा ऑटो टंग है, हमने कब कहा नहीं है, लेकिन जहां मेरी टांग में दर्द है तो इलाज तो करना ही उनको है। ये तो सिर्फ वहां पर ही नहीं कहना है, इट शुड नॉट बी वर्ड ऑनली, इट शुड बी प्रैक्टिकली। हम वही कह रहे हैं जो 35 है, लगा 370 जो है उसमें 35A का जो मामला है हमने पहले भी उठाया है। जब उन्होंने उठाया तब हम बात करते, इन्होंने कभी 35A के बारे में बात ही नहीं की। जब 35A के बारे में बात की तब हमने मसला उठाया, जब ये मसला ही नहीं था तो हम क्या उठाते? जब इन्होंने बात की तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इनसे कहा है, हमने बार बार आपने देखा है, तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम पावर हंगरी नहीं है, लेकिन एक हुकूमत बनानी है। जब पावर के हंगरी आप जब सत्ता से बाहर जाते हैं, हुकूमत से बाहर जाते हैं, जब नहीं होते, लेकिन जब आप हुकूमत में तो आप कहीं ना कहीं खामोश हो जाते हैं। खुदा जानता है हम पावर हंगरी नहीं है, हमारा मुफ्ती साहब पावर हंगरी नहीं था। ठीक है, पावर हंगरी है। एजाज साहब, सनम एजाज, आपको क्या लगता है ये इनके दावे सही है? मैं कांग्रेस जी सनम साहब जी, मैं यदु साहब से माफी चाहूंगा। और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, ये बता रहे हैं हमने मैं शाहीन साहब जहां तक मैं सभी मेहमानों को 1 सेकंड रोकना चाहूंगा, थोड़ा टेक्निकल। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, थोड़ा आप बने रहिएगा, जल्द हाजिर हो। एक छोटा सा ब्रेक। लगभग 90,000 प्रोडक्ट, 300 कैटेगरी। हर रोज हमारे कॉल सेंटर्स पर लगभग 1 लाख कॉल्स और 20,000 से ज्यादा ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग। अब तक हमने 22,000 से भी ज्यादा पिन कोड्स पर 1 करोड़ कस्टमर्स को सर्व किया है। नापतोल जो कहता है वो करके दिखाता है। तो आइए जुड़िए आपके अपने शॉपिंग नेटवर्क से, जुड़िए नापतोल के साथ। यह है भारत का नंबर 1 होम शॉपिंग नेटवर्क नापतोल। ऑफ
सीजन सेल में शॉपिंग करने का रीजन आज नापोल पर समृद्ध, और मैं समृद्धि आपको देने वाले। भाई आपकी जो जिंदगी है वो समृद्ध हो जाने वाली है आज की शॉपिंग के बाद। देखिए ऑफ सीजन सेल जनवरी आती है सीजन खत्म होने के बाद, देखिए आज हम आपके लिए पहले ये सेल लेकर के आ गए हैं। और आज क्या लाए हैं देखिए, जरा इस पे गौर फरमाइए। आपकी ठंड की तैयारी हम करवाने वाले हैं विंटर स्पेशल में। देखिए यहाँ पे ऑफ सीजन सेल के तहत आज पानीपत कंबल का एक सेट लेकर के आ गए हैं, जहां पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पांच कंबल आपको दिए जा रहे हैं। कमाल की डील है, एक के दाम में आज आपको 5 कंबल मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको 5 कंबल के लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं। 5 कंबल जो है वो लाइट वेट है। आपको 2 ब्राउन मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 नेवी ब्लू मिल रहे हैं, 1 मिल रही है 999 की छोटी सी अफोर्डेबल सी कीमत है, जहां पर एक के दाम पर हम 5 कंबल दे रहे हैं। सोच, अगर किसी के मन में भी ये सवाल है कि यार 999 रुपए में जो 5 कंबल दे रहे हैं, न जाने क्वालिटी कैसी होगी। उम्दा क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल कंबल की बात नहीं कर रहे हैं, पानीपत के फेमस कंबलों की बात कर रहे हैं। 999 रुपए में 5 कंबल मिल जाते हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। देखिए अगर आप और भी शॉपिंग करना चाहती हैं, अपने लिए कोई साड़ी खरीदना चाहती हैं या कोई ज्वेलरी खरीदना चाहती हैं, अब आसानी से खरीद पाएंगे, क्योंकि बचत करने का मौका हम आपको यहां पे दे रहे हैं। देखिए 5 कंबल मिल रहे हैं मात्र 999 रुपए में। ऐसे मौके, ऐसी डील बार बार नहीं आती। सोचिए मत, मन बना चुकी है तो ले डालिए, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला। आपको किसी से, अपने हस्बैंड से कहने की भी जरूरत नहीं है, पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसी खरीदारी है जो करनी जरूरी है, बनती है करनी। क्योंकि यहां पे देखिए 5 कंबल मिल जाते हैं और रंगों के ऑप्शन भी आज आपको मिल रहे हैं। हर किसी के चेहरे पे मुस्कान होगी जब बचत वाली शॉपिंग वो करेंगे। आखिरी के 2 मिनट बाकी हैं। ये 2 मिनट आपकी जो विंटर है उसे बहुत अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल, और विंटर तक आप वेट मत कीजिए। देखिए ऑफ सीजन सेल है आज, इसीलिए फायदा उठाइए। डील कोड है 4507। इसी के साथ अपना पिन कोड भी रेडी रखिए, ताकि आपकी जो ऑर्डर है वो जल्दी से प्लेस हो और आपके पास ये 5 कंबलें जल्दी से आए और जल्दी से आपकी पूरी फैमिली बिल्कुल हैप्पी और कोजी रहे। जी हाँ, उसी के साथ देखिए कितना फ्लफी है, यही हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। क्या बात है, 1 2 3 4 5 समृद्धि काफी फ्लफी लग रहा है। बहुत ज्यादा फ्लफी है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, लाइट वेट होने के साथ साथ इसका जो मटेरियल है फ्लीस का वो भी बड़ा कमाल का है। प्रीमियम एहसास आपको मिलने वाला है। रात को जो नींद टूटती है वो नहीं टूटने वाली। करवटें हम बदलते रह जाते हैं, लेकिन जो ठंड है वो लगते रहती है, लेकिन अब ठंड को बाय बाय कर देना है। जी हाँ, देखिए अच्छा एक फायदा इसका ये भी है इन कंबलों का कि सिर्फ ठंड में ही नहीं, बल्कि आप एसी के समय आप सोते हैं, कूलर के सामने जब सोते हैं, पंखा तेज चला के सोते हैं, तब भी आप इन्हें ओढ़ सकते हैं। ये फायदा है, बहुत सारे फायदे, इतने सारे फायदे गिना दिए, अब क्या सोचना है। ऐसी डील, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। उम्दा क्वालिटी 999 रुपए में। देखिए यहाँ पे जो रिवर्स उड़ रहा है कूलर की तेज हवा से, वो किस तरह से उड़ना बंद हो जाएंगे जैसे ही हमने इस कंबल को उसके सामने रखा। ये क्यों हो पाया, ये क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ सिंपल थिंग कि गर्माहट से भरे हुए कंबल हैं, इनसे हवा जो है वो आर पार नहीं जाती है और यहाँ पे आपको गर्माहट मिलने वाली है। ऑफ सीजन सेल की बात आज हो रही है। 5 फ्लीस ब्लैंकेट कंबल आपको मिल जाते हैं। पानीपत कंबलों की बात हो रही है, लेकिन समय सिर्फ 1 मिनट का बाकी है समृद्धि। भाई 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। अब 60 सेकंड का टाइम बचा है आपके पास कि आप क्या अपने परिवार को उस ठंड से बचाना चाहते हैं? क्या वो कड़ाके की वाली ठंड से बचाना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो अभी इस ऑफ सीजन सेल का फायदा उठाइए। शॉपिंग आप अभी कीजिए, क्योंकि 5 ओरिजिनल पानीपत की कंबल आपको मिलती है सिर्फ 999 में। देखिए ये जो सेल है ना, ये अब ठंड खत्म होने के बाद ही शायद आपको मिले, और अगली बार जब आप शॉपिंग करेंगे तो इसके दाम भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए इसी शो में अभी शॉपिंग कर लीजिए 999 रुपए में। आने वाली ठंड की तैयारी पहले से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल पानीपत के कंबल लेकर के आए। 5 कंबल आपके लिए लेकर के आ गए हैं। देखिए शो भले खत्म हो जाए, शो भले खत्म हो जाए, शो खत्म होने के बावजूद भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। शो के बाद ऑर्डर प्लेस कीजिए, मगर ये डील हाथ से मत जाने दीजिए। 4507 कोड आप जैसे ही बताएंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आपने खरीदारियां बहुत करी है नापतोल से, लेकिन ये जो है बहुत ही बचत वाली खरीदारी है। 999 में 5 कंबल। वेलकम बैक। बेहद अफसोसनाक सवालों के साथ, अगर देखा जाए गंभीर सवालों के साथ आपके सामने है, और हम ये पूछ रहे हैं कि बैलेट और बुलेट के इस टकराव में आम कश्मीरी मौत के घाट उतर रहा है। कहीं यह देखा जाता है कि अगर गोली इधर से आएगी तो भी कश्मीरी मारा जाएगा, और अगर गोली इधर से आएगी तो भी। कुल मिलाकर अगर देखें, आम कश्मीरी की जिंदगी कहीं ना कहीं पिस रही है। सनम एजाज हमारे साथ थे, पैनल से हम आपका तारुफ करा चुके। सनम, सवाल वही है
क्या आप, एक तो जो सही जुनैद हाशमी ने सवाल उठाया कि ये 2 लोग आज मारे गए हैं, इनको किस तरह से आप देखते हैं? किसी तरफ से अफसोस की बात नहीं आ रही है। एक बहुत बड़े तबके में ये बहुत बड़ा सवाल है, कब तक ये रहेगा? क्या ग्राउंड रिपोर्ट है इस पर आपकी? देखिए खालिद भाई, जहां तक ये कहना जुनैद का कंडमनेशन नहीं हुई है, लगभग कश्मीर की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसको कंडम किया है। खुद एक्स चीफ मिनिस्टर जो है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उन्होंने इसको कंडम किया है। उसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है कश्मीर की, उन्होंने इसको कंडम किया है। सब लोगों ने इसको कंडम किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कारण जो कश्मीर में गोली चलने का है वो ढूंढने की जरूरत है। कारण क्या है इसका वजह क्या है, क्यों गोली चल रही है, तो यहाँ लोग मर रहे हैं। और यहाँ पे गोली फोर्सेस की चले तब भी कश्मीरी मरता है, बिल्कुल मिलिटेंट की चले मरता कश्मीरी है। तो दुकान चले तो कश्मीरी की जलती है, मकान जले तो कश्मीरी की जलता है, बच्चा मरता है तो कश्मीरी का मरता है। यहाँ कोई वो नहीं मरता है जो इस पर सियासत करे। आम आदमी मरता है, जो बड़े बड़े सियासतदान बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठे, बड़े बड़े उनके जो कश्मीर पर राजनीति करते हैं, उनको बड़ी बड़ी सिक्योरिटी है। लेकिन आम आदमी बेचारा जो रोजी रोटी के चक्कर में होता है वो मारा जाता है। और दोनों जी सैयद जुनैद साहब, हाँ ठीक है। खालिद साहब, पहले तो सरम एजाज से बड़ी विनम्रता पूर्वक मेरी 2 आग्रह हैं। एक तो बार बार आप ही कह रहे हैं कि गोली इधर से चले गोली उधर से चले, मरने वाला कश्मीरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है। गोली इधर से चले गोली उधर से चले, मरने वाला राजस्थान का भी है, यूपी का भी है, बिहार का भी है, हिमाचल का भी है, अरुणाचल का भी है, कन्याकुमारी का भी है, तमिलनाडु का भी है, भारत के हर प्रदेश का व्यक्ति है। अब आप मुझे बताइए खालिद साहब, तमिलनाडु का मेरा आम नागरिक पूछता है कि भाई घाटी के अंदर आतंकवाद है, मैं अपना बेटा आतंकवाद से लड़ने के लिए घाटी भेज रहा हूं ताकि वो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़े, और जब वो घाटी पहुंचता है वहां उसको एक ऐसा माहौल मिलता है जिस माहौल में उसको पहली चीज ये बताई जाती है कि आप पराए हैं, नंबर 1, नंबर 2 चीज सबसे इम्पोर्टेंट को परिभाषा समझ जाए। आप जब आतंकवाद की परिभाषा क्या होती है, टेररिज्म क्या होता है, मिलिटेंसी और टेररिज्म में फर्क होता है। खालिद भाई जरा जुनैद को कश्मीर घाट मिलिटेंट टेररिज्म में कोई आवाम सपोर्ट नहीं करती है, कुछ नहीं है। इसको अगर आप मिलिटेंसी कहते हो तो हो सकता है आपके लिए मिलिटेंसी हो, लेकिन पूरे देश के लिए, विश्व भर के लिए ये थोड़ा आतंकवाद है। आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन कश्मीर में आम लोग इसको किसी और नजर से देखते हैं। जहां मिलिटेंट के कौन आम लोग बताइए, कौन आम लोग इसको किसी और नजर से देखते हैं? वो आम लोग 6 लाख लोग, सनम सुने, 6 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं। आज जो कांग्रेस की टिकट पर म्युनिसिपलिटी का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कश्मीर घाटी का है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर है वो भी कश्मीर घाटी का है। आज जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्कर है वो भी कश्मीर घाटी का है। आज जो शिवसेना कश्मीर घाटी के अंदर पहली बार शिवसेना बनी है वो भी कश्मीर घाटी के लोग हैं। बिहार से आकर लोग कश्मीर में नहीं बसे हैं जो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। आप कश्मीर घाटी के तमाम लोगों को एक ही ब्रश से पेंट करने का काम न करें। कश्मीर घाटी के अंदर राष्ट्रवादी लोगों की कमी नहीं है। और आप ये सुन लीजिए, कश्मीर घाटी के अंदर राष्ट्रवादी लोग ज्यादा है, अलगाववादी लोग कम है। जिनको सच सुनने की आदत ताकत नहीं है, आप जैसे राष्ट्रवादी बात है खालिद जुनैद। सर मैं आपको साफ तौर पर कह रहा हूं कि कश्मीर के अंदर राष्ट्रवादी लोगों की कमी नहीं है। और भी राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रवाद को लेकर आगे चलते हैं तो आतंकवादी उनको गोली का निशाना बनाते हैं। और उसके बाद पत्रकार जो है, पत्रकार महिमा मंडन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ कश्मीर घाटी के आतंकवादियों का करते हैं। इसमें ये महिमा मंडन करने का काम आप लोगों ने पिछले 30 साल से किया है। उसी का कारण है कि 30 साल महिमा मंडन करने के बाद आज ये आतंकवादी जब गोली चलाता है उसमें पत्रकार भी मारा जाता है, आम नागरिक भी मारा जाता है, और आप पंचायत का मेंबर भी मारा जाता है, पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर भी मारा जाता है। ठीक है नजीर साहब, ये आपकी अभी हुकूमत रही, हालांकि पुराने पहले भी आपकी हुकूमत रही है। ये जो डिफाइन करने वाली बात रही ऐसे हालात। एक बात मैं विफक से कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, गौर से सुनिए। इसमें कोई हम लड़ाई नहीं करेंगे। ये मसला और मसाइल है। जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो है, मसला और मसाइल है। जो मसाइल है वो सड़क, पानी, बिजली, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस आ जाए, हमारी हुकूमत की, किसी और की हुकूमत की, या गवर्नर आ जाए आज, तो ये चलता रहेगा, मॉडर्नाइजेशन होती जाएगी, ब्रिज बनते जाएंगे। लेकिन मसला जो है 47 से लटका हुआ है। 47 के बाद
हमेशा मरकज में हर जो भी चीफ मिनिस्टर उन्होंने लाया है, जिसको भी दिया है, उसको बोला कि हम मसला हल करेंगे। उसी बिना पर हर कोई तैयार हो रहा है हुकूमत करने के लिए। ये इसके साथ, इसको चीफ मिनिस्टर के साथ मत जोड़िए, इसको यहाँ की हुकूमत के साथ मत जोड़िए, वो अलग चीज है। लेकिन जो मसला है वो मुझे मान दीजिए, लेकिन जो मसला है वो अलग मसला है। वो नेशनल कांफ्रेंस के लिए भी, पीडीपी के लिए भी है। वो तो कौन कर रहा है? ये हुकूमत नहीं कर सकती है। जैसे आज गवर्नर राज है, फिर क्या मर रहे हैं लोग, फिर क्या आज भी एलिमिनेशन हो रही है, फिर क्या गवर्नर बंदूकें चल रही है। अगर पीडीपी ने किया था, अब हमने हुकूमत छोड़ी या हमें बीजेपी वालों ने वापस दी, अगर नेशनल कांफ्रेंस के दौर में है। लेकिन आप तो कई बार हुकूमत में रहे हैं नजीर साहब, आप तो कई बार कश्मीर की हुकूमत में भी रहे हैं। आपके मुफ्ती मोहम्मद साहब तो केंद्रीय गृह मंत्री तक रहे हैं। हुकूमत का हिस्सा इसमें नहीं है, ये एक पीछे का मसला है, ये हल करना चाहिए। देखिए बार बार देखिए का यही बात है, गवर्नमेंट में हमने यही बात कह दी, गवर्नमेंट से बाहर भी हमने यही बात कह दी और हमेशा हम यही बात करेंगे। हमें कुर्सी की लालच नहीं है। मेरा हमारे मुफ्ती साहब कुर्सी के पीछे थे, ना हमारी महात्मा जी कुर्सी के पीछे थे। सवाल कुर्सी का नहीं है, सवाल है आम आवाम का, आम आवाम का, आम भारतीय का, आम कश्मीरी का सवाल है। सवाल हुकूमत का नहीं है। आप तो कई बार सरकार में रहे हैं, आप तो सेंटर में भी मुफ्ती साहब रहे हैं। शाहीन साहब, क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए खालिद भाई, ये शोर शराबा से कुछ हासिल होने वाला नहीं है जो शोर शराबा कर रहे हैं। और बयानबाजी, आप इन लोगों के ये नखरे कि अब हम लोग हुकूमत में थे, मसला है, मसाइल है। भाई आप लोग भी पार्लियामेंट में रहे यार, ये क्या ड्रामा है? आप लोग सरकार में रहे, आप लोगों ने गवर्नमेंट चलाई, आप लोगों के टाइम पे पुरानवानी मामला इशू हुआ। एक ही चीज है, ये जो इलेक्शंस का जो क्वेश्चन में जो थीम है आपके प्रोग्राम की आज की, जो आप बता रहे हैं कि जो किलिंग आज हुई है, जिसके ऊपर आपका प्रोग्राम है, मेन जो मामला है जो किलिंग आज की जो है एक सिलसिला है, बहुत पुराना सिलसिला है। हाँ, सुन लीजिए, इसको कैसे रोका जाए, बिल्कुल इमीडिएट हल क्या हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या हो सकता है, इसके ऊपर क्या हम लोग मिलजुल के 3 घर आज खत्म हो गए, हम ऊपर से अपनी पॉलिटिक्स चलाइए, कोई बात नहीं बनती। इसका क्या इलाज हो सकता है, कैसे मिलजुल के सभी पॉलिटिकल पार्टीज और जितने भी जो या सेंटर की मैं बात करूं या भाजपा गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर, या उनके ऊपर एक मशवरा हम उनको देना चाहते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर, क्योंकि मैं जानता हूं एक बार शाहिद साहब ने बहुत अच्छा कहा है। सुन लीजिए यार, भाई साहब बोलने दीजिए ना। सही बता रहे हैं, 30 साल या 40 साल या 50 साल से कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अरे भैया जरा एक सेकंड, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कैसे होगा जब तक कि आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे। आप अंत तो बता रहे हैं, आप गले लगाने की कोशिश नहीं करोगे। जो लोग हमसे नाराज है, जो बंदूक जिन 12 साल 18 साल 20 साल के बच्चों ने अगर बंदूक उठाया है, किस वजह पे उठाया है, कैसे ये मामला ठीक किया जाए। देखिए फौज और आर्मी, क्या ये सब मामला ठीक नहीं हो सकता। खाली आप आर्मी एंड पुलिस को अगर हम लगाए कि भाई आप 250 उग्रवादी ऑपरेशन ऑल आउट ऑपरेशन कुछ भी हम लोग करें, 250 मारे और 250 आएंगे और 400 आएंगे। पिछले 35 सालों से ये मामला चलते आ रहा है। कभी अलबर्ग चलते आया, कभी तो HM का आ गया, कभी KLF का आ गया। अल्टीमेटली आपको लोगों को ग्रीवेंस उनकी ग्रीवेंस सुननी पड़ेगी, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। हम लोग पिछले चार जब से गवर्नमेंट बनी 4 साल हम लोगों के पास नहीं गए, हमारे MLAs हमारे मिनिस्टर्स लोगों तक नहीं पहुंचे, उन्होंने लोगों की तकलीफ को एड्रेस नहीं किया। उसके साथ साथ आपको आपको सड़क का मसला नहीं है, बिजली का मसला नहीं है, ना बोलने दीजिए। आपको ये राजनीतिक एतराज जो है देखा जाए बनने वाली जो खेल वो खत्म हो चुका है। दोनों मेहमानों से, दोनों मौजूद मेहमान हैं, हमें जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, आवाम गोली खा रही है,
आवाम गोली खा रही है। आखिर साहब, ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? क्या आपको लगता है कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें, शुरुआत आपके जमाने से हुई, लेकिन जिस तरह की ये पॉलिटिक्स हो रही है, क्या आपको लगता है इसमें आवाम का कहीं आपको हित नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस के जमाने में इतने बुरे हाल कभी नहीं थे। मैं मानता हूं कि कश्मीर हमारा एक डिस्टर्ब्ड एरिया जरूर रहा है। आतंकवाद हमारे जमाने में भी, हमारी सरकार के जमाने में भी हम लोग आतंकवाद से जूझते रहे हैं। लेकिन जो ये भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार के जमाने से जो हालात वहां बदतर हुए, मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा। ये आंकड़े बताते हैं कि आखिर क्या हो गया ऐसा इन सालों में कि जो है 72% वहां पर जो इस प्रकार की वारदात बढ़ जाती है कि जिसमें हमारे सिक्योरिटी पर्सनल ज्यादा मारे जाते हैं। आखिर ऐसा अचानक कश्मीर में क्या हो गया कि हमारे वहां पे सिविलियंस जो है, हमारे नागरिक है, वो ज्यादा मारे जा रहे हैं, आतंकवादी कम मारे जा रहे हैं। सवाल ये कि परसेंटेज बढ़ी है घटी है, लेकिन रुकी नहीं, कभी रुकी नहीं। ये सवाल बड़ा है। जो मौतें हैं वो होती रही, हत्याएं होती रही। देखिए, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं, ये सरकार खुद केंद्र सरकार। थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको मैं मानता हूं आप जो कह रहे हैं, आपके शिकायत बिल्कुल जायज है, हम स्वीकार करते हैं कि ये हमारे जमाने में भी रहा, लेकिन इतने बदतर नहीं हुए। कांग्रेस सरकार ने फिर भी कहीं ना कहीं इन चीजों को कंट्रोल करके रखा, चाहे हम लोगों ने प्यार की भाषा से या लोगों की वहां के लोकल समस्याओं को समझदान। सबसे बड़ी समस्या इस समय कश्मीर में यह है कि विकास की कोई बात नहीं कर रहा है आज की डेट में। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बेरोजगार जो हमारा कश्मीर का युवा जो बेरोजगार हो रहा है, उसकी बेरोजगारी की तरफ कोई सरकार नहीं सोच रही है। ये वाजपेयी अगर सोचा होगा तो आज हमारा कश्मीरी युवा जो इसके सामने कोई चारा नहीं है कि वो पैसे लेकर पत्थरबाज बने या पैसे लेकर के बंदूक हासिल हो जाए। कोई परिवार, कोई माँ बाप खुशी खुशी ये नहीं चाहेगा कि उसके घर का बेटा जो है बंदूक। आज की पीडीपी की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदौलत आज ये हालात कश्मीर के बिगड़े हैं। जब आपने हमारे साथ जब मरकज में छोड़ना शुरू किया तो हम कैसे करेंगे? ये आज की सरकार के लिए हमने देखा है कि कश्मीर में जो बाइक हुआ है वहां पर केवल 4% हुआ है, लोग आ नहीं रहे हैं। ये आपकी इंतजामी का नतीजा देखना पड़ रहा है कि ये कश्मीर में हमारे जो है चुनाव किस प्रकार से हो रहे हैं। ये पीडीपी और भाजपा की सरकार की इंतजामी का नतीजा है कि कश्मीर जो है आज सुधर रहा है। आज कश्मीर हमारे, आज पाकिस्तान हमारे पर हावी हुआ है। ठीक है सनम एजाज, ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पे कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम तराशी का खेल हो रहा है, लेकिन आम आवाम को कहीं राहत नहीं मिल रही, मुद्दों पे बात नहीं हो रही। सनम, क्या है? देखिए खालिद भाई, जिस तरह कांग्रेस के मेरे दोस्त वहां बैठे हैं स्टूडियो में, ये बता रहे हैं कि भाजपा का क्या हुआ है, कि कांग्रेस के नेता जरा खुद याद करें। अगर कश्मीर में 1999 में इन्होंने इलेक्शन रिग नहीं किए होते, इन्होंने सत्ता में लाने के लिए, आने के लिए इलेक्शन रिग नहीं किए होते, तो आज हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर सैयद सलाउद्दीन वो मोहम्मद यूसुफ ही होता। दूसरे चुनाव लड़ते होते, वो असेंबली में बैठा होता, कहीं मंत्री। ये कांग्रेस के लोग बताते थे लोग की ये याद करें, जब अफजल गुरु कश्मीर का, चाहे वो टेररिस्ट साहब मिलकर नंबर उसका सत्ता, लेकिन सत्ता में आने के लिए इन्होंने उसको उठा के बलि का बकरा बनाया। आज कांग्रेस वाले के हालात को बिगाड़ने के लिए। ठीक है सर, जुनैद कुछ कह रहे हैं जी, जुनैद कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। खालिद साहब, सनम ने फिर दिल्ली के ऊपर हमला दाग दिया। हाँ, मैं सनम को याद कराना चाहूंगा कि 1980 की दहाई में जब घाटी के अंदर चुनाव हुए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने पीट कर वफ के कैंडिडेटों को काउंटिंग से हॉलों से बाहर निकाला। ये एक हकीकत है। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय के नेताओं ने यह इंश्योर किया कि सैयद सलाउद्दीन, जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ शाह था, वो कश्मीर घाटी से निकले और जाकर आतंकवादी बने। तो आप करें गलतियां और आप इल्जाम लगाएं नई दिल्ली के ऊपर सारे का सारा। और दूसरा सनम, आप एक चीज के लिए आश्वस्त रहे, नई दिल्ली ने कमर कस ली है कि यदि आप चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, चुनाव घाटी के अंदर होंगे, वो लोग जो लोकतंत्र रखते हैं के बावजूद, आतंकवादियों के बावजूद चुनाव में हिस्सा लेंगे। हाँ, शोपिया में मेरे ख्याल में 13 लोग निर्विरोध चुने भी गए हैं, आपको मालूम शायद ये उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। 14 हाँ, 14 मतलब निर्विरोध हो गए, यानी
सेंटर ने तय कर लिया। जो क्या नाम बोलना चाहूंगा, जुनैद का जो रिएक्शन है इसमें लग रहा है कि आम आदमी के लिए किसी ने नहीं सोचा, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, ये ऐसा लग रहा है आपको? देखिए खालिद भाई, अगर आम आदमी का सोचा होता तो कश्मीर में ये हालात नहीं होते। कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, या दुनिया का टूरिस्ट आया होता। कश्मीर स्विट्जरलैंड से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आते, यहाँ करोड़ों लाखों की जो है खर्च की गई होती। लेकिन यहाँ सियासतदानों ने सियासत की। कांग्रेस दोषी नंबर 1, कांग्रेस ने जितने भी कश्मीर के साथ वादे किए उसको पूरा नहीं किया। उसके बाद अब भाजपा क्या है, मैं याद दिला। देखिए, मैं आपको इस बारे में मैं आपसे इत्तेफाक सोच के पीछे अपनी गलती मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप किस सोच के तहत आज कांग्रेस पार्टी को दोष दे रहे हैं? 4.5 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, उसमें हालात बदतर हुए। कांग्रेस के राज में इतने हालात खराब नहीं थे जितने हालात इस समय बदतर हुए हैं, लेकिन आपको वर्तमान के हालात बदतर नहीं दिखा करके आप भूतकाल की बात कर रहे हैं। ठीक है सनम और जुनैद, एक सवाल, चलिए कांग्रेस भी गलत है मान लीजिए, बीजेपी भी गलत है, लेकिन बाकी स्थानीय पार्टियों का क्या रोल है? मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूं। अगर पीडीपी की बात करें, जब वो सत्ता में होती है तो उसकी जबान कुछ और होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सत्ता में होती है तो कुछ और बात करती है। क्या ये सही है, ये आरोप सही है? कितना इत्तेफाक करते हैं आप? खालिद भाई, कश्मीर की रीजनल पार्टीज की बात करो तो एक कश्मीर में लोरी दस्तार कहा जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, चाहे या तो अमर अब्दुल्ला जब पावर में आया उसने दूसरे दिन ऐलान किया, मुझे याद है श्रीनगर में पुलिस की परेड फंक्शन थी, उसमें ऐलान किया कि अगले 1 हफ्ते में यहाँ से पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो कानून है जिससे किसी को उठा के ले जाते हैं उसको मार देते, उससे कहा ये कानून हटाया जाएगा। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला के 5-6 साल और उसके बाद दूसरी सरकार के 4 साल 10 साल में अभी तक वो कानून नहीं हटाया गया। यहाँ चलता है तो दिल्ली का चलता है। यहाँ मुझे याद है 2014 में यहाँ कर्फ्यू था, तब दिल्ली स्टेट यूनियन होम सेक्रेटरी कश्मीर में कर्फ्यू का ऐलान करते थे, उमर अब्दुल्ला का ऐलान भी नहीं करते थे कि कर्फ्यू कहाँ लगाना है। दिल्ली स्टेट शाम को स्टेटमेंट आता था कश्मीर के मीडिया को, होम सेक्रेटरी, यहाँ की सरकारों की कभी चली नहीं है और इन्होंने भी बार बार सिर्फ कुर्सी पकड़ी रखी है, कश्मीरियों की बात नहीं। ठीक है नजीर साहब, जो स्थानीय पार्टियां हैं, जो वहां की लोकल पार्टीज हैं, हालांकि आप सेंटर में रहे, मुफ्ती साहब को आपको याद होगा कि सेंटर के अंदर होम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी रीजनल पार्टी के तौर पर उसने जो काम किया है, कितना आप उसके काम को नंबर देते हैं? कितना आपको लगता है कि आपने इंसाफ किया है वहां के आवाम के साथ? देखिए, जो लोग थे उन्होंने हमें मंडेट दिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर काम देखा जाएगा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, हमारे जो मिनिस्टर साहबान थे, आप अगर नॉर्मलाइजेशन देखेंगे, ये फ्लाईओवर देखेंगे, जो भी काम है तामीराती काम है, काम की बात नहीं कर रहे हैं, अंजाम की बात कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर रहे हैं। जनता में जाके दस लोग जिनके साथ जमाओगे, देखिए मैंने पहले भी बोला, अगर सड़क ही मसला है, अगर सड़क मसला था, जम्मू कश्मीर का मसला हल होगा सड़क से, फिर हमने इतने सड़कें बनाए। अगर जम्मू कश्मीर का मसला बेरोजगारी से हल होगा तो आपने देखा है कि हमने कितनी बेरोजगारी को खत्म किया है, कितना हमने लगाया है। झूठ का परिंदा से मसला है आपका ये 3.5 साल का शासन, झूठ का परिंदा है। कश्मीर में आपने कुछ काम नहीं किया, जम्मू कश्मीर में सारा पैसा भ्रष्टाचार को देख रहा है। मुझे आपने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लूट की है, लूट। आप हमें धोखा मत दीजिए। जम्मू कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला है। जम्मू कश्मीर में विकास के नाम में आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं, आपने हमारे साथ हमेशा वादा किया है, मरकज ने हमारे साथ हमेशा वादा किया है। भूल जाइए, इसी वादे के सहारे हम लोगों के पास जाते हैं कि हाँ इंसान हो जाएगा। सैयद जुनैद, आपकी जो आपका जो पूरा स्थानीय पार्टियों का जो रोल है उसको कितने नंबर देते हैं जो लोकल पार्टीज हैं? हमको हम पर भरोसा
खालिद साहब, मेरा अपना ये मानना है कि कश्मीर घाटी के अंदर अगर आज अलगाववाद है, उसका सबसे बड़ा कारण स्थानीय पार्टियां हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला कर बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी की हुई गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जबकि सत्ता में थे, वो आम नागरिक, जिस आम नागरिक को ये बार बार कहते रहे कि जब हम आएंगे आपको सेलफोन देंगे, आतंकवादियों के घरों में जाकर मातम करते रहे। और जिस समय इन्होंने सत्ता संभाली, आतंकवादियों के घरों को तो छोड़ दीजिए, इनकी अपनी पार्टी के जो वर्कर मारे गए उनके घरों में मातम करने के लिए नहीं गए। ठीक है, रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और खालिद साहब सुन ले, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास ये है कि आप नई दिल्ली को बाद में जिम्मेदार ठहराइएगा 1987 के चुनावों के लिए। सबसे पहले ये बताइए, क्या ये हकीकत है कि 1987 के चुनाव से एक दिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बयान देते हैं, कहते हैं मफ के लोगों को हम 29 तारीख को देख लेंगे, यानी अगले दिन देख लेंगे, चुनाव होने दो, चुनाव के अगले दिन जब नतीजे निकलेंगे तो इनको हम देख लेंगे। पीएससी लगाने वाले लोग कौन थे? पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून जो पूरे देश भर में कहीं पर नहीं था, जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून किसने बनाया? क्या यह हकीकत नहीं है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पास करा? गलतियां आप लोग करो, नई दिल्ली के सर पे थोपो। और मैं राज्यपाल महोदय जो हमारे नए आए हैं, सत्यपाल मलिक राजनीतिक व्यक्ति है, मेरी विनम्र विनती उनसे भी रहेगी कि राज्यपाल महोदय आप आए हैं, इतिहास को दोबारा पढ़ें, इतिहास को समझने की कोशिश करें। नई दिल्ली ने अगर एक गलती करी है तो 4 गलतियां कश्मीर घाटी के नेताओं ने करी है। मुजफ्फराबाद का रास्ता खोलने की बात कौन कर रहा था? सब झंडा कौन दिखा रहा था? पाकिस्तानी नमक कौन बता रहा था? रावलपिंडी का रास्ता खोलने की बातें कौन कर रहा था? JKLF के अमान उल्लाह खान के साथ किसके फोटो है? किसने कहा था सेल्फ रूल होगा? किसने कहा पाकिस्तान की करेंसी यहां चलेगी? किसने कहा पाकिस्तान का हबीब बैंक यहां खुलेगा? जब कश्मीर के लोगों को आप पाकिस्तान का ख्वाब सुबह से लेकर शाम तक दिखाते हो तो उसके बाद ठीक है, ठीक है शाहीन साहब एक बड़ी गंभीर बात सामने आई है। स्थानीय जो पार्टियां उनका रोल आप भी वहां पर एक पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान के ख्वाब को दिखाने से वहां की आवाम का भला होगा या फिर मेन स्ट्रीम में आने से भला होगा? आपका क्या रुख है शाहीन साहब? चुप करानी से वैसे पहले तो हम कुछ सुन पा रहे हैं ना जनता कुछ सुन पा रही है। ठीक है, इनका इतना शोर हो रहा है तो या तो पहले इसको चुप कराइए, ठीक है, ठीक है। लास्ट कमेंट सनम एजाज, आपका लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं मैं। देखिए खालिद भाई, सिचुएशन गांव की है, बहुत ही खराब है। साउथ कश्मीर का अनंतनाग, पुलवामा और शोपियां से लेकर कुलगाम तक वहां सरकार का चलता ही नहीं है, वहां सरकार है नहीं। श्रीनगर के एक में कहीं न कहीं किसी हद तक सरकार की गाड़ियां नजर आती, नॉर्थ में भी यही सिचुएशन है। ठीक है सर, बिल्कुल टाइम हमारा एंड हो चुका है। सवाल लंबा था, बहस लंबी थी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानने की कोशिश की कि स्थानीय पार्टी हो या कुछ हो, लेकिन कश्मीरी अवाम को क्या मिला है, और खास तौर से बैलेट और बुलेट का ये जो टकराव है आज से नहीं बहुत पुरानों से चल रहा है, ये कम से कम अपने आप में बहुत खतरनाक बात है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।